नमस्कार मित्रों। कल हम लोगों ने पाठ्यक्रम पर चर्चा की और आज हम लोग विधिवत अध्ययन आरंभ करने चल रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखने चल रहे हैं कला का सामान्य परिचय। आप देखेंगे मानो कि कोई भी रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे कला कही जाती है। और ये शब्द मतलब मानो कि कोई भी रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे कला कही जाएगी। और कला शब्द जो है, कला शब्द ये दो शब्दों का प्लस ला से मिलकर बना हुआ है, जिसमें का जो है ये काम अर्थात कामदेव का सूचक है। और ला शब्द जो है, का मतलब काम या कामदेव का सूचक है। और ला शब्द जो है इसका तात्पर्य देना है। और साथ ही देखेंगे काम या कामदेव का तात्पर्य हर्ष, उल्लास, सौंदर्य आदि लिया जाता है। तो कला का प्लस ला से मिलकर बना है। का तात्पर्य काम अर्थात कामदेव से है। काम या कामदेव का तात्पर्य हर्ष, उल्लास, सौंदर्य आदि लिया जाता है। और ला का तात्पर्य देना लिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कलांति, कलांति ददातीति कला, क्लांति ददातीति कला अर्थात सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा, सौंदर्य की अभिव्यक्ति के द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। तो क्लांत ददातीति कला का तात्पर्य हुआ सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला है। यहाँ पे ध्यान देंगे, सुख प्रदान करना जो शब्द है ये सामान्य सुख ना हो करके परम सुख है। साथ ही आप इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला है। तो सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाली वस्तु कला है। या इसी को हम दूसरे ढंग से कहें,
कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला है, या ये भी कह सकते हैं दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति कला है। और मित्र, ये एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा और इसके प्रत्येक शब्द पर एक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये कला संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत के विद्वानों ने कला शब्द की उत्पत्ति कत धातु से मानी है, और कत का तात्पर्य सुंदर, मधुर, कोमल। कत का तात्पर्य सुंदर, मधुर, कोमल, सुख लाना आदि लिया जाता है। कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानते हैं, और कल का तात्पर्य प्रेरित करना लिया जाता है। और कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कम धातु से मानते हैं, और जिसका तात्पर्य लाना या लाने वाला लिया जाता है। तो इस तरह से कला शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बाकी संस्कृत के विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति कत, कम, कल आदि धातुओं से मानते हैं। कत का तात्पर्य सुंदर, मधुर, कोमल, सुख लाना या सुख लाने वाला लिया जाता है। कल का तात्पर्य प्रेरित करना या प्रेरित करने वाला लिया जाता है। कम का तात्पर्य लाना या लाने वाला लिया जाता है। अब यूरोप की तरफ ध्यान देंगे, यूरोप की तरफ ध्यान देंगे तो यूरोप में अंग्रेजी भाषा में कला के लिए आर्ट, ART, आर्ट शब्द प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से हुई माना जाता है। और आर्ट्स शब्द जो है आर्ट शब्द से हुआ माना जाता है, और लैटिन भाषा का आर्ट्स शब्द जो है से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। वैसे ये माना जाता है कि अंग्रेजी का आर्ट शब्द लैटिन के आर्ट्स या आर्टम या आर्टम से उत्पन्न हुआ है। और आर्ट्स, आर्टम या आर्टम शब्द की उत्पत्ति अर्र धातु से हुई है। और अर्र का तात्पर्य पैदा करना या फिट करना या बनाना लिया जाता है।
और इस तरह से पैदा करना, फिट करना, बनाना, इस संदर्भ में यूरोप में कला शब्द प्रयुक्त हुआ और भारत में सुख लाना, प्रेरित करना, लाना आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। इसका मतलब हुआ कि कला में कृतित्व, कला में कृतित्व, कृतित्व अर्थात कर्म प्रधान तत्व है। कला में कृतित्व अर्थात कर्म जो है प्रधान तत्व है। इसके विपरीत देखेंगे, विज्ञान में ज्ञान को प्रधान तत्व माना जाता है, तो कला में कृतित्व अर्थात कर्म प्रधान तत्व है, जबकि विज्ञान में ज्ञान को प्रधान तत्व माना गया है। पहले अंग्रेजी में कला का अर्थ कौशल ही था, किंतु 17वीं अथवा 13वीं सदी से अंग्रेजी भाषा में कला शब्द का प्रयोग संगीत, मूर्ति, चित्र, काव्य, भाषण आदि के लिए किया जाने लगा। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि अंग्रेजी भाषा में संगीत, काव्य, चित्र, नृत्य आदि के लिए कला शब्द का प्रयोग किस सदी में प्रारंभ हुआ, तो 17वीं को वरीयता देंगे। संयोग से 17वीं विकल्प में ना हो तो 13वीं को भी आप सही मान लेंगे। और अब हम देखते हैं कि भारतीय साहित्य में कला शब्द की क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे जो कला शब्द है, इसका प्रथम उल्लेख भारत क्या विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में मिल जाता है। लेकिन ऋग्वेद में कला शब्द का उल्लेख मात्र है। कला शब्द का सही प्रयोग, कला शब्द का सही प्रयोग या कला शब्द का यथार्थ वादी प्रयोग या कला शब्द का व्यवहार वादी प्रयोग पहली पहली बार भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री, भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री मतलब कला आचार्य, भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री मतलब प्रथम कला आचार्य भरत मुनि ने ईसवी सन के आरंभ में प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर
प्रथम सदी ईसवी के मध्य लिखे गए अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया। बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। कला शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अगर विकल्प में ऋग्वेद हो तो सही है, यद्यपि विकल्प में रहता ही नहीं, और ऋग्वेद ना हो तो सीधे कहेंगे नाट्य शास्त्र में। दूसरे जानेंगे कि अगर प्रश्न हो कला शब्द का सही प्रयोग या कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग या कला शब्द का सही अर्थों में प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ है, तो सही विकल्प होगा नाट्य शास्त्र। साथ ही जानेंगे भारत का पहला सौंदर्य शास्त्री किसे माना जाता है? भरत मुनि को। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की? अलग अलग विकल्पों में प्रथम सदी ईसा पूर्व भी सही है और प्रथम सदी ईसवी भी सही है, लेकिन संयोग से दोनों विकल्प एक ही प्रश्न में हो तो वरीयता देंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व को। अब आगे देखेंगे भरत मुनि जो हैं, इन्होंने पहली बार कला शब्द का सही प्रयोग किया। साथ ही भरत मुनि ने सब कुछ कला में समाहित माना। मतलब ये माना सब कुछ कला के अंतर्गत समाहित है। अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है, ना तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला। मतलब ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। अर्थात सब कुछ कला में समाहित है। अब ये वाक्यांश आपको दे सकते हैं, ना तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला किस ग्रंथ से लिया गया है? सही विकल्प होगा नाट्य शास्त्र। और यही वाक्य दे करके पूछ लें ये पंक्तियां किसने लिखी है, तो सही विकल्प होगा भरत मुनि। आगे देखेंगे भरत मुनि ने कला शब्द का पहली बार सही प्रयोग किया। इसका मतलब हुआ कि भरत मुनि ने ही पहली बार शिल्प, हुनर या कार्य कौशल, शिल्प, हुनर या कार्य कौशल के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के पहले भारतीय साहित्य में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का अधिक चलन था।
आप देखेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी में कला के स्थान पे शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। कौशितकी ब्राह्मण में संगीत को शिल्प कहा गया है। महाकाव्यों में भी कला के स्थान पे शिल्प शब्द का प्रयोग है। तो कुल मिला के भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखने के पहले, मतलब प्रथम सदी ईसा पूर्व के पहले, भारतीय साहित्य में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का अधिक चलन था। वास्तव में मानव जीवन का कोई ऐसा व्यापार ही नहीं था जिसकी गणना शिल्प में न की गई हो। एकमात्र काव्य को छोड़कर, एकमात्र काव्य को छोड़ दीजिए तो समस्त मानवीय व्यापार, मतलब मानव जीवन से संबंधित सभी क्रियाकलापों को शिल्प के अंतर्गत रखा गया। अब आप ध्यान देंगे कि नाट्यशास्त्र के पहले कला के स्थान पे शिल्प शब्द चलन में था। शिल्प में सब कुछ समाहित था, एकमात्र काव्य को छोड़कर। ऐसे में प्रश्न उठता है कि काव्य को कला माना जाए या न माना जाए। काव्य कला है कि नहीं है, ये भी विद्वानों में विवाद का विषय है। यह भी विद्वानों में विवाद का विषय है। आप देखेंगे, एक हैं जय शंकर प्रसाद, एक है नंद दुलारे वाजपेयी, और एक है रामचंद्र शुक्ल। ये तीन आधुनिक विद्वान और एक प्राचीन विद्वान है भर्तृहरि। तो आधुनिक विद्वानों में जय शंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, भर्तृहरि, ये काव्य को कला नहीं मानते और ये मानते हैं कि एक दो पंक्तियां जो मनोविनोद के लिए कब लिखता है उसे कला कह सकते हैं, किंतु काव्य कला नहीं है, क्योंकि काव्य विद्या है। थोड़ा दूसरे ढंग से समझ लीजिए, कुछ बातें समझाने में शायद हम पूरी तरह सक्षम नहीं हुए। तो आधुनिक विद्वानों में जय शंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल काव्य को कला नहीं मानते और लिखते हैं कि एक दो पंक्तियां, मतलब छिटपुट पंक्तियां जो कवि मनोविनोद के लिए लिखता है उसे कला कहा जा सकता है, किंतु काव्य कला नहीं है, क्योंकि काव्य विद्या है। और प्राचीन विद्वान भर्तृहरि भी काव्य को कला नहीं मानते। भर्तृहरि जो हैं, इन्होंने लिखा है नीति शतकम, महत्वपूर्ण ग्रंथ है मित्र। पूछा जाएगा नीति शतकम किसकी रचना है।
और भर्तृहरि ने नीत शतकम लिखा है, और नीत शतकम में भर्तृहरि ने लिखा है साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणी हीना, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशुपुच्छ विषाण हीना। मतलब साहित्य संगीत और कला से विरत व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में पूंछ और श्रृंग के बिना पशु ही है। ध्यान देंगे, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में पूंछ और श्रृंग रहित पशु ही है। और साहित्य का आशय है काव्य, मतलब काव्य संगीत कला से विरत व्यक्ति पुच्छ और श्रृंग विहीन पशु ही है। और इस तरह से साहित्य संगीत कला तीनों पृथक पृथक मान रहे हैं, अन्यथा इतना लिखने के जरूरत क्या थी। केवल लिख देते कला विहीना नर पशु समाना, सेम आशय निकलता। लेकिन यह लिखना साहित्य संगीत कला विहीना, मतलब साहित्य संगीत कला तीनों को पृथक पृथक मानते हैं, अर्थात साहित्य अर्थात काव्य को कला नहीं मानते। तो आधुनिक विद्वानों में जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी और रामचंद्र शुक्ल, और प्राचीन में भर्तृहरि काव्य को कला नहीं मानते। लेकिन दूसरे बहुत से विद्वान हैं जो काव्य को, दूसरे बहुत से विद्वान हैं जो काव्य को कला मानते हैं। दूसरे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो काव्य को कला मानते हैं, और काव्य को कला मानने का आधार है रस निष्पत्ति, अर्थात आनंद की प्राप्ति। रस निष्पत्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति। और जिस प्रकार से इनका कहना है कि जिस प्रकार से हमें चित्त के रंगों से, संगीत की ध्वनियों से आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब हमारे अंदर रस निष्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य के अर्थों से भी हमारे अंदर रस निष्पत्ति होती है। एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी रस निष्पत्ति की दृष्टि से चित्त संगीत काव्य में कोई अंतर नहीं किया गया है। और कुल मिला के काव्य कला है कि नहीं विवाद का विषय है। लेकिन ध्यान रहे कि सामान्यतः आप मानेंगे काव्य कला है, लेकिन अगर ये चारों नाम हों, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, भर्तृहरि, और कहें इनके अनुसार काव्य कला है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन जनरल वे में आप कहें काव्य कला है तो आप कहें काव्य कला है, यही मान्य विचार है। और फिर अगर प्रश्न पूछे
किस आधार पर काव्य को कला माना गया है? तो आंसर होगा रस निष्पत्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति के आधार पर। और अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कला के प्रकार पर। कला के प्रकार पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कला के प्रकार। कला के प्रकार आप देखेंगे, अपना जो प्राचीन साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, इसमें विविध प्रकार की बहुत सी कलाएं बताई गई हैं, बहुत सी कलाएं बताई गई हैं। और विविध ग्रंथों में विविध प्रकार की कलाएं बताई गई हैं, उनकी संख्या अलग अलग दी गई है, फिर भी सबके दृष्टिकोण में काफी हद तक समानता है। कलाओं की सबसे लंबी सूची हमें बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में प्राप्त होती है। और ललित विस्तार में कुल 89 प्रकार की कलाएं बताई गई हैं। जैन ग्रंथ राजशेखर रचित प्रबंध कोश में कलाओं की संख्या 72 बताई गई है। लेकिन संस्कृत भाषा के हिंदू ग्रंथों में कलाओं की संख्या जनरली 64 बताई गई है। और यही विचार जनरली मान्य भी है कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार की कलाओं का चलन था? 64। जब स्पेशली पूछेंगे कलाओं की सर्वाधिक संख्या किस ग्रंथ में मिलती है या जैन ग्रंथों में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तब आप 89-72 पे जाएंगे। जनरली पूछे प्राचीन भारत में कितनी कलाओं का उल्लेख हुआ है, या संस्कृत भाषा के ग्रंथों में कितनी कलाओं का उल्लेख है, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में कितनी कलाओं का उल्लेख है, तो आप कहेंगे 64। आप देखेंगे वात्सायन रचित कामसूत्र में कलाओं के 64 प्रकार बताए गए हैं। शुक्राचार्य रचित शुक्र नीति सार, शुक्राचार्य रचित शुक्र नीति सार में भी कलाएं 64 बताई गई हैं। कश्मीरी विद्वान क्षेमेंद्र रचित कला विलास में, क्षेमेंद्र रचित कला विलास में कलाएं जो हैं, कला विलास में कलाएं जो हैं 64 बताई गई हैं। कलाएं जो हैं वो 64 बताई गई हैं।
और आप देखेंगे कलाएं जो हैं वो 64 बताई गई हैं, और इनमें सबसे पहले वात्सायन ने कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। अब आपसे प्रश्न पूछे किस ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है, तो अलग अलग सब सही हैं, लेकिन वरीयता हमेशा देंगे काम सूत्र को, क्योंकि पहली बार वात्सायन ने काम सूत्र में ही 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। आगे आप देखेंगे 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि इनमें से जो क्षेमेंद्र हैं, इन्होंने कलाएं तो 64 ही माना है, लेकिन क्षेमेंद्र ने उसकी व्याख्या विशद ढंग से की है। मतलब कला 64 क्षेमेंद्र भी मानते हैं, बस उसकी व्याख्या जो है वो क्षेमेंद्र विस्तार से करते हैं। क्षेमेंद्र ने लिखा कि 64 उपयोगी कलाएं हैं जिनसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आगे क्षेमेंद्र लिखते हैं कि वेश्या पराये पुरुषों को मोहित कर कैसे पैसे कमाती है, कला, और इसकी 64 कलाएं हैं। तो क्षेमेंद्र वेश्याओं की 64 कलाओं का उल्लेख किए हैं। सुनार किस प्रकार से सोना चुराता है, इसकी भी क्षेमेंद्र ने 64 कलाएं बताया है। भिषजों की, भिषज मतलब वैद्य या चिकित्सकों की 10 कलाएं क्षेमेंद्र ने बताया है। कायस्थों अर्थात लेखकों की 16 कलाएं बताया है। मतलब लेखक लेखनी द्वारा समाज को कैसे धोखा देता है, इसकी 16 कलाएं हैं। और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी कलाओं का उल्लेख किया है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना ही जानिए बहुत है। और क्षेमेंद्र का जो विवरण है, वेश्या कैसे पराये पुरुषों को मोहित करती है, कला है। सुनार सोना कैसे चुराता है, कला है। लेखक लेखनी द्वारा समाज को धोखा कैसे देता है, कला है। इतने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि कला में नैतिक अनैतिक कुछ नहीं है। जो भी कार्य बेहतर ढंग से कर लिया जाए, कुशलता पूर्वक कर लिया जाए, वही कला है। मतलब क्षेमेंद्र के विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी चातुर्पूर्ण कार्य, चतुराई युक्त कार्य या कुशलता के साथ किया गया कार्य कला कहा जा सकता है, कला कहा जा सकता है। और जानेंगे को कला कहा जा सकता है, और जानेंगे कि जो इसको कला कहा जा सकता है, और इसी के साथ आप जानेंगे कि इसके अंतर्गत माने किसी भी चातुर्पूर्ण कार्य को हम कला कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत उपयोगी और ललित दोनों ही कलाएं आ जाती है। उपयोगी कला और ललित कला, ये दोनों ही कलाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और अब देखेंगे उपयोगी कला। उपयोगी कला वो कला जो मानव समाज के लिए उपयोगी हो,
उसे उपयोगी कला कहेंगे। जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, सुनारगिरी, कताई बुनाई, या सीधे कह दीजिए कि ITI में जितने ट्रेड पढ़ाए जाते हैं वो सब उपयोगी कला। ललित कला ये आनंद और सौंदर्य बोधक कला है, और पाश्चात्य विद्वानों ने इसके अंतर्गत 5 कलाओं को रखा है, 5 कलाओं को रखा है। और ये 5 कलाएं आपकी जो हैं, 5 कलाओं को रखा है। ये हैं नंबर 1 चित्रकला, नंबर 2 मूर्तिकला, नंबर 3 वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु। नंबर 4 संगीत कला, नंबर 5 काव्य कला, काव्य कला। ये 5 कलाएं पाश्चात्य विद्वानों ने इसके अंतर्गत रखा है। इसमें से देखेंगे जो प्रथम 3 चित्र, मूर्त, वास्तु हैं, इनमें मूल तत्व, प्रधान तत्व रूप है। इसलिए इनको हम रूप प्रधान कला के अंतर्गत रखेंगे। संगीत की ध्वनियों से हमें आनंद मिलता है, तो इसमें प्रधान तत्व है ध्वनि। ध्वनि, ऐसे ध्वनि प्रधान कला में रखेंगे। और काव्य के अर्थों को जानकर समझकर आनंद मिलता है, तो इसे हम अर्थ प्रधान कला के अंतर्गत रखेंगे, अर्थ प्रधान कला के अंतर्गत रखेंगे। और आगे आप जानेंगे कि जो ललित कला उपयोगी कला नामकरण है, ये पाश्चात्य जगत की देन है, और पाश्चात्य जगत की देन है। प्राचीन साहित्य में इनका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब यह कदाप नहीं है कि प्राचीन भारतीयों को इनकी जानकारी नहीं थी। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, और अष्टाध्यायी में पाणिनि जो है, इन्होंने कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। और पाणिनि ने शिल्प को कारू और चारू में विभक्त किया है। इसमें कारू की तुलना पाश्चात्य जगत के उपयोगी कला से, और चारू की तुलना पाश्चात्य जगत के ललित कला से की जाती है। मतलब ललित कला उपयोगी कला की हमारे यहाँ भी जानकारी थी, बस अंतर ये था कि नामकरण उसका अलग था। जिसे पाश्चात्य विद्वान उपयोगी कला कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कारू कहा गया है, और जिसे पाश्चात्य विद्वान ललित कला कहते हैं, उसे हमारे यहाँ चारू कहा गया है। फिर भी ये जानेंगे कि ललित कला उपयोगी कला नामकरण पाश्चात्य जगत की देन है। प्राचीन साहित्य में ये शब्द नहीं मिलते। इसका एक ही अपवाद है, कालिदास का रघु
वंश, और इसी रघुवंश में अपवाद रूप में ललित कला शब्द का उपयोग हुआ। रघुवंश में अपवाद स्वरूप ललित कला शब्द का उपयोग हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं, पहले तो ये जानेंगे कि जो उपयोगी कला ललित कला हमने बताया, उपयोगी कला से हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना, ऐसा नहीं लेना देना, व्यवहार में तो वही मेन है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कला अर्थहीन है। परीक्षा आपकी केवल है चित्रकला की, विषय आपका चित्रकला है, लेकिन ललित कला संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। चित्रकला से संबंधित आएंगे ही, मूर्ति कला विषयक भी आते हैं, वास्तु विषयक आते हैं, संगीत विषयक आते हैं, वाद्य वादक संगीत की पुस्तकें आज, और काव्य विषयक आते हैं, मतलब बहुत से जो साहित्य अर्थात ग्रंथ पूछे जाते हैं। तो ललित कला से संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, यद्यपि आपका सिलेबस केवल है चित्र कला। और अब हम लोग देख लेते हैं ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन है, या ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला किसे माना जाए, इस विषय पर भी विद्वान एक मत नहीं है। विद्वान जो है वो स्वयं में एक मत नहीं है। पाश्चात्य जगत को देखेंगे, पाश्चात्य जगत को देखेंगे तो पाश्चात्य जगत में ललित कलाओं में काव्य को श्रेष्ठ माना गया है। पाश्चात्य विद्वान हीगल, बर्सफोल्ड, ये ललित कलाओं में काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला मानते हैं। इतने की ही जरूरत है कि पाश्चात्य जगत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला किसे माना गया है, काव्य को। वैसे जानने के लिए जाने, काव्य के बाद संगीत, संगीत को, संगीत के बाद चित्र को, चित्र के बाद मूर्ति को, और मूर्ति के बाद वास्तु को ललित कलाओं में श्रेष्ठ माना गया है। तो ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ पाश्चात्य विद्वान किसे मानते हैं, काव्य को। लेकिन भारत में देखेंगे, भारत को देखेंगे तो भारत में ललित कलाओं में चित्र कला को श्रेष्ठ माना गया है। एक प्राचीन ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, इसमें लिखा गया है कला नाम परवरम
चित्रम, कला नाम परवरम चित्रम, अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है, कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। एक प्राचीन ग्रंथ है चित्र लक्षण, चित्र लक्षण, और चित्र लक्षण में भी चित्रकला को श्रेष्ठ मानते हुए लिखा गया है कि जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में सुमेरु और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ होता है, पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में सुमेरु और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है आपका प्रमाण नरेश भोज रचित, ये तो चित्रलक्षण विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय ऋषि की रचना है। चित्रलक्षण भयजित की रचना है, और एक प्रमाण नरेश भोज की रचना है समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार। और समरांगण सूत्रधार जो है, समरांगण सूत्रधार जो है, इसके बारे में जानेंगे कि प्रमाण नरेश भोज की रचना है और इसमें भी चित्रकला को सभी शिल्पों में श्रेष्ठ मानते हुए लिखा गया है। चित्र ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य चा प्रियम, लोकस्य चा प्रियम, चित्र ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य चा प्रियम, अर्थात इस लोक या संसार में जितने भी शिल्प चलन में हैं उनमें चित्रकला सबसे श्रेष्ठ है। चित्रकला उनमें जो है सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे तो एक क्लास 2 घंटे का रहेगा, लेकिन अब अभी हम बहुत ज़्यादा 2-3 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, 60 में ही क्लास लेंगे। और आप लोग को हमने ऐसे तो हर टर्म पे बताया क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए पहला क्लास है, कैसे कैसे क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो एक बार ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि मानो कि कोई भी रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे उसे क्या कहेंगे? कला। मानो कि कोई भी रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे उसे कला कहा जाएगा। दूसरे ध्यान देंगे कि कला क्या है। सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा, सौंदर्य की अभिव्यक्ति
द्वारा सुख प्रदान करने वाली सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु कला है। तो कला क्या है? एक तो मानव की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करे कला है, या सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख देने वाली वस्तु ही कला है। दूसरे दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा, कला क्या है? तो आंसर रहेगा कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण कला है। और यही दूसरे ढंग से पूछ लें कि दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को क्या कहा जाएगा? तो दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति को भी कला कहा जाएगा। अगला प्रश्न बना देंगे, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपका बना दिया जाएगा, अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर होगा लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न, यूरोप में चित्र, संगीत, काव्य, व्याकरण, भाषण आदि के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किस सदी में आरंभ हुआ? तो इस प्रश्न में ध्यान देंगे, वरीयता देंगे 17वीं सदी को, ना होने की स्थिति में 13वीं सदी को सही मान लेंगे। एक प्रश्न और बना देंगे कि कला में प्रधान तत्व क्या है? कर्म या कृतित्व, ये कला में प्रधान तत्व है। आगे देखेंगे, कला शब्द का पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो ऋग्वेद, यद्यपि कभी नहीं पूछा जाएगा, ऋग्वेद विकल्प में ही नहीं रहेगा। तो और ऋग्वेद अगर विकल्प में हो तो सही करिए ऋग्वेद, अन्यथा नाट्य शास्त्र, यही जनरली विकल्प में रहेगा। कला शब्द का सही प्रयोग या यथार्थवादी प्रयोग या व्यवहारवादी प्रयोग पहली बार किस ग्रंथ में हुआ है? तो आंसर बनाएंगे नाट्य शास्त्र में। एक प्रश्न बना देंगे, भारत का पहला सौंदर्य शास्त्री किसे माना जाता है? भरत मुनि को। भरत मुनि को। एक प्रश्न बना देंगे, नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? इसका भी उत्तर होगा भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की? इसके दो आंसर होते हैं, प्रथम सदी ईसा पूर्व में या प्रथम सदी ईसवी में। और वरीयता हमेशा देंगे प्रथम सदी ईसा पूर्व को। प्रथम सदी ईसा पूर्व को आप वरीयता देंगे।
एक प्रश्न बनेगा, ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर होगा नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र से। एक प्रश्न और बनेगा कि नाट्य शास्त्र के पहले भारतीय साहित्य में किस शब्द का अधिक चलन था? आंसर होगा शिल्प। एक प्रश्न और बनेगा कि शिल्प के अंतर्गत किसे नहीं रखा गया है? तो एकमात्र काव्य को नहीं रखा गया है, अन्यथा शिल्प में सब कुछ समाहित माना गया है। एक प्रश्न आपका बना देंगे कि कौन मान काव्य कला है कि नहीं? तो आप कहें काव्य कला है। एक दूसरा बनाएंगे, किस आधार पे काव्य को कला माना गया है? तो सही विकल्प होगा रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के आधार पर। और रस निष्पत्ति का आशय है आनंद की प्राप्ति। इसी तरह से एक क्वेश्चन बना देंगे, कौन काव्य को कला नहीं मानता? तो चार नाम, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और भर्तृहर अगर हो तो ये नहीं मानते, बाकी कोई भी हो सब काव्य को कला मानते हैं। एक प्रश्न और आपको ध्यान देना है कि पूछ लेंगे नीति शतकम किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण है। भर्तृहरि की रचना है। इसके बाद आगे आप जानेंगे कि किस ग्रंथ में कलाओं की सबसे अधिक संख्या प्राप्त होती है? आंसर है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। और इसका लेखक नहीं मिलेगा, संकलन ग्रंथ है। अगला एक प्रश्न आपका बना देंगे कि जैनों में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 72। किस जैन ग्रंथ में 72 कलाओं का उल्लेख है? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश का लेखक कौन है? राजशेखर। तो ये 3 प्रश्न यहां से बन जाएंगे। प्राचीन साहित्य में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख हुआ है? 64। 64 कलाओं का पहली बार किस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा काम सूत्र में। काम सूत्र का लेखक कौन है? वात्स्यायन। शुक्र नीति सार। शुक्र नीति सार किसकी रचना है? शुक्राचार्य की। शुक्र नीति सार में शुक्राचार्य ने कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? 64। कला विलास। कला विलास किसकी रचना है? कश्मीरी विद्वान छेवेंद की। छेवेंद ने कुल कितनी कलाएं माना है? 64। इसके अलावा कला विलास में वेश्याओं की कितनी कलाएं बताई गई हैं? 64। सुनार की कितनी कलाएं बताई गई हैं? 64। भिषज अर्थात चिकित्सक की कितनी कलाएं बताई गई हैं? 10। कायस्थ या लेखक की कितनी कलाएं बताई गई?
16 इतना याद करिए। बाकी बहुत है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या ये कहिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे आपसे पूछ लेंगे कि ललित कलाओं में कौन कौन सी कलाएं समाहित हैं। ललित कलाओं में कौन कौन सी कलाएं समाहित हैं? तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। किस प्राचीन ग्रंथ में ललित कला का उल्लेख मिलता है? कालिदास के रघु वंश में। चित्र मूर्त वास्तु में प्रधान तत्व क्या है? मूर्त, रूप माने रूप। तो पूछ लेंगे कौन रूप प्रधान कला है? तीनों में से जो भी रहे वो रूप प्रधान कला है। कौन ध्वनि प्रधान कला है? संगीत। कौन अर्थ प्रधान कला है? काव्य। रघुवंश का लेखक कौन है? कालिदास। इसके अलावा जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाणिनि की अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिल्प शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ललित एवं उपयोगी दोनों ही कलाओं के लिए प्रयोग हुआ है। दोनों ही कलाओं के लिए प्रयोग हुआ है। साथ ही पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं में श्रेष्ठ कला किसे माना है? काव्य को, या हीगल, बर्थफोल्ड, कोई नाम दे देंगे। ललित कला में किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? काव्य को। ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला कौन सी है? तो आप कहेंगे चित्र कला। और अगर ये कहते भारत में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब तो स्पष्ट है चित्र कला। जनरल वे में ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? चित्रकला। यूरोपियों के अनुसार ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? चित्रकला। सॉरी, सुधार करिए, यूरोपियों के अनुसार ललित कलाओं में श्रेष्ठ कौन है? काव्य। अब इसके बाद 2-3 वाक्य हमने बताए थे। कला नाम परवरम चित्रम किस ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का लेखक कौन है? बहरहाल ये सब डिटेल में हम जब साहित्य में कला की चर्चा पढ़ाएंगे वहां बताएंगे, यानी मार्कंडेय ऋषि। चित्र लक्षण किसकी रचना है? भयजित की। इसे भी हम डिटेल में देखेंगे साहित्य में कला की चर्चा में। किस ग्रंथ में लिखा गया? जिस प्रकार पर्वतों में सुमेर पर्वत, पक्षियों में गरुड़ और मनुष्यों में राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। भयजित रचित चित्र लक्षण में। चित्र ही सर्वशिल्पानां मुखम लोकस्य चाप्रियम किस ग्रंथ से लिया गया है? समरांगण सूत्र धार से। समरांगण सूत्र धार से। समरांगण सूत्रधार का लेखक कौन है? परमान नरेश भोज। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशपुच्छ विषाणहीना किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर इसका है भर्तृहरि रचित नीति शतकम से। आज के लिए मित्र इतना ही। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग प्रवेश ले चुके हैं। इस बैच को हम यूनिक बैच बनाने जा रहे हैं।
और इस बैच में जो भी अध्ययन कर लिया 100% उसका सिलेक्शन होना है। और अभी आज तक, अब रात में तो हम कुछ नहीं करेंगे, सुबह 9 बजे तक इस बैच की फीस 4,500 रहेगी, लेकिन 9 बजे से इसकी फीस हो जाएगी 12,500 रुपये। और इसमें हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे और इतना हम आपको उपलब्ध करा देंगे, इतना रिपीट करा देंगे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और बस आगे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि। जो प्रवेश ले लिए हो तो